राज्य के स्वरूप संबंधी उदारवादी विचार की आलोचना। फर्स्ट है इसमें, राज्य एक बुराई नहीं है। जो शास्त्रीय उदारवादी थे उन्होंने क्या माना कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। किस लिए? कि राज्य कानून बनाता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। माने जहां जहां राज्य का कानून आ जाता है वहां वहां व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कम हो जाती है। उसे राज्य के कानून के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। तो ऐसे में जो आलोचक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, कि वो स्वतंत्रता का हनन करता है, उसको सीमित करता है, ये विचार गलत है। क्यों गलत है? कि आलोचक कहते हैं कि जो राज्य है, राज्य नाम की संस्था जो कानून बनाती है, उस कानून के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो अनावश्यक हस्तक्षेप है उनसे मुक्त करती है। यदि राज्य के कानून ना हो तो हर व्यक्ति उस स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाएगा। केवल जो समाज का शक्तिशाली वर्ग है, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से या किसी और आधार पर जो शक्तिशाली है, केवल वही स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएंगे। राज्य के कानून के द्वारा जो स्वतंत्रता है उस पर ऐसे उचित प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं जिससे कि राज्य के जो सभी लोग हैं वो उसको सही तरीके से उस आनंद उसका ले सकते हैं। सेकंड है इसमें, राज्य मानव निर्मित संस्था नहीं है। ये ठीक है कि उदारवादियों ने जो राज्य का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत था उससे हटकर एक विचार दिया था कि राज्य ईश्वर की रचना नहीं है बल्कि मनुष्य ने बनाई है। लेकिन जो विचारक हैं, जो आलोचक हैं, वो ये कहते हैं कि राज्य मैन मेड भी नहीं है। राज्य कोई कृत्रिम या बनावटी संस्था नहीं है कि जिसका सोच समझकर व्यक्तियों ने एक निश्चित समय में निर्माण किया हो। राज्य अपने आप में एक स्वाभाविक संस्था है जो कि अपने आप ही अस्तित्व में आई और उसकी उपयोगिता के कारण धीरे धीरे उसका विकास होता रहा। उसके अस्तित्व के आने में और उसके विकास में अनेकों तत्वों ने अपना योगदान दिया। और ऐसा इतिहास भी प्रमाणित नहीं करता, इतिहास में भी इस बात के तथ्य नहीं मिलते कि राज्य को लोगों ने अपने लिए स्वयं किसी समझौते या किसी और संधि के तहत बनाया हो। नेक्स्ट है इसमें, उदारवादियों के विचारों में सर्वसहमति नहीं है। जो शास्त्रीय उदारवादी थे उन्होंने नकारात्मक राज्य का विचार दिया और ये कहा कि राज्य की जो शक्तियां हैं वो सीमित होनी चाहिए, राज्य के कार्य सीमित होने चाहिए। राज्य मात्र 3 कार्य करेगा: जीवन और संपत्ति की रक्षा, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक शांति की स्थापना। इसके अलावा राज्य और किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और यहाँ तक कि आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने हस्तक्षेप की नीति का सिद्धांत दिया, लेजिस फेयर का, कि जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें भी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। राज्य किसी भी तरह की कोई आर्थिक नीति का निर्माण ना करे, व्यक्ति अपनी इच्छा से उत्पादन और वितरण के कार्य संपादित करे। लेकिन जो समकालीन उदारवादी हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सारे विचार इससे उलट दिए। उन्होंने सकारात्मक राज्य का विचार प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि राज्य मानव जीवन के किसी भी पक्ष से संबंधित कानून बना सकता है बशर्ते कि वो कानून व्यक्ति के कल्याण के लिए हो। और साथ ही साथ जो शास्त्रीय उदारवादियों ने हस्तक्षेप की नीति, जो कि विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप से संबंधित थी, ये जो नीति दी थी, इसका भी जो समकालीन उदारवादी हैं उन्होंने समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्य आर्थिक क्षेत्र में जो नीतियां हैं इतनी तो बनाए, आर्थिक क्षेत्र में इतना हस्तक्षेप तो राज्य करे, पूरी तरह से आर्थिक नीतियों पर नियंत्रण नहीं करे, आर्थिक क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं करे,
लेकिन इतना हस्तक्षेप राज्य का आर्थिक क्षेत्र में अवश्य होना चाहिए जिससे कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में शोषण का शिकार ना हो। तो इस तरह से जो उदारवादी हैं, जो शास्त्रीय उदारवादियों ने विचार दिए, समकालीन उदारवादियों ने उन विचारों का खंडन किया। और उदारवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है कि जो 16वीं शताब्दी में शुरू हुई अब तक चली आ रही है। तो इसमें बहुत ही परिवर्तन आए हैं, अलग अलग विचार आए हैं। तो आलोचक कहते हैं कि एक ऐसी विचारधारा है जिसमें विचारकों में ही सर्वसम्मति नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य अन्य समुदायों की तरह नहीं है। जो बहुलवादी उदारवादी विचारक हैं उन्होंने क्या कहा कि मानव जीवन के अनेक पक्ष है, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, और हर पक्ष से जुड़े हुए अलग अलग हित हैं और हर पक्ष से जुड़े हुए अलग अलग पक्ष के हितों की रक्षा के लिए अलग अलग संस्थाएं या समुदाय हैं। तो राज्य केवल राजनीतिक पक्ष से संबंधित है और अन्य जो पक्ष है उनसे संबंधित अन्य संस्थाएं हैं, अन्य समुदाय हैं। तो ऐसे में राज्य भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है। तो आलोचक कहते हैं कि ऐसा नहीं है, राज्य अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय नहीं है। इसमें पहला जो अंतर है वो ये है कि राज्य के पास प्रभुसत्ता की शक्ति है और इस प्रभुसत्ता की शक्ति के कारण राज्य जो नियम कानून बनाता है वो राज्य की सीमा में रहने वाले सभी लोगों पर लागू होते हैं और यदि कोई उनका पालन नहीं करता तो इस प्रभुसत्ता की शक्ति के कारण ही राज्य दंड दे सकता है। अन्य जो समुदाय हैं उनमें लोग भी हैं, ऑफिसेज भी हैं, नीतियां भी हैं, कार्यक्रम भी हैं, उद्देश्य भी हैं, सब है, लेकिन उनके पास प्रभुसत्ता नहीं है। और इस वजह से जो अन्य समुदाय हैं, व्यक्ति यदि उन समुदायों की या अन्य जो संस्थाएं हैं उनके नियमों को नहीं मानता तो वो केवल इतना कर सकती हैं कि उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त कर दें, दंड नहीं दे सकती कोई। लेकिन राज्य के कानूनों का कोई उल्लंघन करता है तो राज्य बड़े से जो बड़ा दंड है, मृत्यु दंड, वो भी दे सकता है। दूसरा अंतर क्या है कि जो राज्य नाम की संस्था या समुदाय है इसकी जो सदस्यता है वो व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। बाकी जो संस्थाएं हैं या समुदाय हैं उनकी सदस्यता अनिवार्य नहीं है। कि राज्य की सदस्यता यदि व्यक्ति के पास नहीं होगी तो कोई भी उसके विकास की जिम्मेवारी नहीं लेगा और उसके जीवन का विकास हो ही नहीं सकता। और बच्चा जन्म लेते ही किसी न किसी राज्य का स्वाभाविक रूप से सदस्य हो जाता है। कुछ अपवादों को छोड़कर जो सिटीजनशिप के जो नियम है, किसी देश में रक्त संबंध के आधार पर सदस्यता नागरिकता दी जाती है और किसी देश में भूमि सिद्धांत के आधार पर नागरिकता दी जाती है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि जैसे भूमि सिद्धांत का अर्थ ये है कि उस भूमि पर जो बच्चा पैदा होगा उसको वहां की नागरिकता मिलेगी। रक्त संबंध का आधार क्या है कि माता पिता जिस देश के नागरिक हैं बच्चे को रक्त संबंध के आधार पर उस देश की नागरिकता मिल जाएगी। तो ऐसे में यदि कोई भारत के व्यक्ति स्विट्जरलैंड में या किसी ऐसे देश में रह रहे हैं जहां भूमि सिद्धांत के आधार पर नागरिकता मिलती है तो वहां जो बच्चा पैदा होगा क्योंकि वो भारत के दंपति हैं तो उसको दोहरी नागरिकता हो गई। और इसी तरह से स्विट्जरलैंड वाला कोई दंपति भारत में रह रहा हो, भारत में रक्त संबंध के आधार पर है, भारत में तो भूमि सिद्धांत है ही नहीं तो उसको ना तो स्विट्जरलैंड की मिलेगी ना भारत की, लेकिन उसको उसके जो माता पिता हैं वो उसकी नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसलिए क्योंकि बिना नागरिकता के उस बच्चे की भविष्य की कोई भी सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं लेगा। यह सिद्धांत तो खैर इसमें आपको नहीं देना कि जो राज्य नाम की संस्था है इसकी सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, जबकि बाकी जो संस्थाएं या समुदाय हैं उनकी जो सदस्यता है वो ऐच्छिक है। व्यक्ति अपनी इच्छा से कितने भी समुदायों का सदस्य बने और चाहे तो सबकी सदस्यता छोड़ दे, चाहे कुछ की रख ले कुछ की छोड़ दे, उसकी अपनी इच्छा है कि आज उसकी रुचि है किसी संस्था के कार्य में, कल उसकी रुचि नहीं है तो वो सदस्यता त्याग कर सकता है, लेकिन राज्य की सदस्यता व्यक्ति त्याग
नहीं कर सकता। एक स्थिति में त्याग करेगा राज्य की सदस्यता कि दूसरे देश की सदस्यता उसको, नागरिकता उसको प्राप्त हो गई हो। तो ऐसे में जो राज्य नाम की संस्था है वो अन्य संस्थाओं की तरह या अन्य समुदायों की तरह मात्र एक समुदाय नहीं है। राज्य पूरे जीवन के कल्याण के लिए जिम्मेवारी लेता है, जबकि अन्य जो संस्थाएं हैं वो जीवन के किसी एक पक्ष के कल्याण की जिम्मेवारी लेती हैं, और वो भी वो करे या ना करे वो उन पर है। तो ऐसे ढेरों अंतर हैं राज्य में और अन्य संस्थाओं में। तो इसलिए राज्य को मात्र एक समुदाय मानना उदारवादियों का सबसे गलत विचार है। नेक्स्ट है इसमें एक स्थिर धारणा नहीं। उदारवादी विचारधारा कब अस्तित्व में आई? 16वीं शताब्दी में। शास्त्रीय उदारवादियों ने जो विचार दिए वो समकालीन उदारवादियों ने उनका खंडन कर दिया, और ये इकलौती ऐसी विचारधारा है जो 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई और आज तक इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, और ये आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, बदले हुए समय के अनुसार इसमें जो नए नए विचारक जुड़ते गए उन्होंने अपने अपने विचार इसमें दिए हैं, लेकिन जो मूल उदारवाद था उसका तो कहीं पता ही नहीं है। जो शुरुआती स्वरूप था उदारवादी विचारधारा का वो आज नहीं है। जैसे जैसे समय बदल रहा है नए नए विचारक इसमें जुड़ रहे हैं और वो अपने अपने विचार इसमें जोड़ रहे हैं। ये तो ठीक है कि विचारधारा गतिशील है, लेकिन एक विचारधारा के कुछ ठोस सिद्धांत होते हैं, लेकिन इसके जो सिद्धांत लगातार बदलते रहे हैं तो इसको कोई स्थायी रूप कभी भी प्राप्त नहीं हो पाया। और आज भी इसके जो विचारधारा से जुड़े हुए विचार हैं नए नए परिवर्तन इसमें लाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है मार्क्सवादियों द्वारा आलोचना। उदारवादियों ने क्या कहा कि जो राज्य नाम की संस्था है वो लोगों ने समझौते के द्वारा बनाई अपने हितों की रक्षा के लिए। इसमें हॉब्स ने, लॉक ने अपने अपने विचार दिए, जबकि कार्ल मार्क्स कहता है कि नहीं, राज्य तो एक वर्ग संगठन है। वर्ग संघर्ष के आधार पर राज्य का जन्म हुआ। समाज में दो ही वर्ग थे, जो शक्तिशाली वर्ग था और जो निर्बल वर्ग था। जब उनमें आर्थिक अंतर्विरोध बहुत अधिक बढ़ गए तब उनको किसी एक ऐसी शक्तिशाली संस्था की आवश्यकता महसूस हुई जो कि उनके अंतर्विरोधों में सामंजस्य उत्पन्न कर सके, और इस आधार पर राज्य नाम की संस्था का जन्म हुआ। और क्योंकि ये जो संस्था अस्तित्व में आई ये संपत्तिशाली लोगों के प्रयासों से अस्तित्व में आई थी, तो इसलिए उन्हीं के हितों की रक्षा करती है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य नाम की संस्था जो पूंजीपति हैं उनके हाथ में शोषण का यंत्र है। ये वर्ग संघर्ष को कम नहीं करती, बल्कि ये केवल एक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए ही निरंतर कार्य करती है और दूसरे वर्ग के हितों को हमेशा ही कुचलने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। राज्य के अंदर सबका भला कभी भी नहीं हो सकता। ये केवल मार्क्सवादी कह रहे हैं, कभी हर जगह यही विचार दे दो। यहाँ वो उदारवादियों के उस विचार का खंडन कर रहे हैं कि जो समकालीन उदारवादी है उन्होंने ये कहा है ना कि राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। उस विचार का ये खंडन कर रहे हैं कि राज्य के अंदर सबका कल्याण हो ही नहीं सकता, राज्य केवल एक वर्ग के हितों के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है इसमें राज्य के कार्यों को सीमित नहीं किया जा सकता। जो शास्त्रीय उदारवादी थे उन्होंने यही माना था कि राज्य को केवल वही कार्य करने हैं जो कार्य व्यक्ति खुद नहीं कर सकता। बाकी के कार्य व्यक्ति अपनी इच्छा अपने विवेक से करेगा, क्योंकि व्यक्ति जो है वो विवेकशील प्राणी है और उसको अच्छे बुरे का, न्याय अन्याय का पूरी तरह से, उचित अनुचित का भी पूरी तरह से ज्ञान है। जबकि जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान समय में जो राज्य है उसका स्वरूप है कल्याणकारी, और राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के अंतर्गत राज्य को मानव जीवन के हर पक्ष के कल्याण के लिए कार्य करना है। तो ऐसे में राज्य के कार्य सीमित
नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है इसमें, अधिकारों का मुख्य स्रोत राज्य है। कुछ उदारवादियों ने क्या माना था कि जो अधिकार हैं वो प्राकृतिक है। लॉक ने कहा था ना कि अधिकार व्यक्ति के पास तब भी थे जब राज्य नाम की संस्था नहीं थी, जबकि जो प्राकृतिक अवस्था में जिनको नाम अधिकारों का दिया गया है, जिन सुविधाओं को लॉक ने जिनका जिक्र किया है, वो दिए किसने? कोई और संस्था ही नहीं थी, सिर्फ समाज था। दिए किसने? और यदि वो छीन लिए जाते हैं तो फिर उसकी रक्षा कौन करता था, वापस कौन दिलाता था? कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे में आलोचक कहते हैं कि जो अधिकार हैं वो राज्य के अंदर ही संभव है, कि कोई संस्था होगी वही तो आपको देगी कुछ सुविधाएं, वही तो वो परिस्थितियां उत्पन्न करेगी, उन परिस्थितियों का निर्माण करेगी जिससे कि व्यक्ति के विकास मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हो सके। तो ऐसे में जो आलोचक है वो ये कहते हैं कि अधिकार केवल राज्य में ही संभव है, राज्य के बाहर अधिकारों का कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अधिकारों का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो राज्य ही है। और राज्य ये जिम्मेवारी भी लेता है कि यदि वो अधिकार छीन लिए जाते हैं तो राज्य व्यक्तियों को वो अधिकार वापस भी दिलवाता है। क्लियर है यहाँ तक?